बैठक कक्ष में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सोफे पर बैठे मेहमानों के हाथों में चाय के कप थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत चाय सुड़कने की नहीं हो रही थी। सामने बैठी काव्या के चेहरे पर एक ऐसी खतरनाक शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। काव्या की उम्र 24 साल थी और पिछले 6 महीनों में यह उसका 7वां रिश्ता था, जिसे उसके सख्त परिवार ने तय करने की कोशिश की थी। तो बेटा काव्या, लड़के की माँ ने अपने भारी भरकम सोने के हार को ठीक करते हुए और अपने चश्मे को नाक पर खिसकाते हुए पूछा। हमारे सुमीत को सुबह 8 बजे नाश्ता और रात को ठीक 8 बजे गरम खाना चाहिए होता है। तुम खाना बनाने में कैसी हो? काव्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाई और एक बेहद मीठी लेकिन जहरीली मुस्कान के साथ कहा, आंटी जी, अगर आपके सुमीत जी को टाइम टू टाइम गरम खाना चाहिए तो उन्हें एक अच्छी सी शेफ रख लेनी चाहिए, या फिर सबसे बेहतर होगा कि वो खुद सुबह 7 बजे उठे और अपने हाथों से नाश्ता बनाए। मैं कोई अल्टीमेटम वाली मशीन या रेस्टोरेंट की बावर्ची नहीं हूँ। लड़के की माँ का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। सुमीत, जो अब तक अपने महंगे फ़ोन में लगा था, उसने सिर उठाकर काव्या को घूरा। एक्सक्यूज मी। सुमित ने अपनी ईगो दिखाते हुए कहा, मुझे ऐसी वर्किंग वाइफ नहीं चाहिए जो घर को समय ना दे सके। मेरे घर की औरतों को बाहर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है। काव्या ने अपनी जगह से बहुत ही आराम से टेक छोड़ी और आगे की तरफ झुकते हुए सुमित की आंखों में सीधे देखकर कहा, और एक्सक्यूज मी सुमित जी, मुझे ऐसा पति बिल्कुल नहीं चाहिए जिसका दिमाग अभी भी 19वीं सदी में अटका हुआ हो। आपके पास पैसा होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास मेरी खुद की पहचान है जो मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। मैं अपना कैरियर आपके ईगो के लिए नहीं छोड़ने वाली। काव्या, ये क्या बदतमीजी है? काव्या के पापा, जिनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, जोर से चिल्लाए, बदतमीजी नहीं है पापा, मैं बस पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रही हूँ। काव्या ने बिना डरे लेकिन बहुत ही सधे हुए लहजे में कहा। इन्होंने पूछा, मैंने जवाब दिया। आंटी जी को एक ऐसी बहू चाहिए जो उनके बेटे की नौकरानी बनकर रहे, और मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी इज्जत करे। हमारी कोई मैचिंग नहीं है। काव्या अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने मेहमानों की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। आप लोग प्लीज़ अपनी चाय ख़त्म कीजिए, और ये समोसे भी बहुत अच्छे हैं, इन्हें ज़रूर खाइएगा। लेकिन मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ा और साफ ना है। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर काव्या बिना किसी की तरफ देखे अपने भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे से मेहमानों के ताने और उसके पापा के गुस्से की दहाड़ पूरे घर में गूंज रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही काव्या का वो सारा कॉन्फिडेंस, वो सारा गुस्सा अचानक से आंसुओं में बदल गया। वो कोई पत्थर दिल लड़की नहीं थी। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था, लेकिन वो अपने प्यार, अपने आरव को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती थी। दरवाज़ा बंद करके वो ज़मीन पर बैठ गई और अपने घुटनों में सिर देकर रोने लगी। कुछ ही देर बाद बाहर से उसके पापा की भारी और गुस्से से भरी आवाज़ आई। तुमने आज हमारी नाक कटवा दी काव्या। अगर तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो आज के बाद तुम्हारा इस घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद है। जब तक तुम हमारी मर्ज़ी से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहती, तुम इसी घर में कैद रहोगी। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने आंसू पोंछे और कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला। उसने आरव का नंबर डायल किया। 2 घंटी बजने के बाद ही आरव ने फ़ोन उठा लिया। काव्या, क्या हुआ मेरी जान, तुम रो रही हो?
आरव की उस फिक्र से भरी गहरी आवाज़ को सुनते ही काव्या का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया। आरव, प्लीज़। काव्या हिचकियाँ लेते हुए बोली, प्लीज़ जल्दी से अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाओ। मैं 24 साल की हो गई हूँ और घर वालों ने मेरी शादी के लिए मुझ पर बहुत भयंकर प्रेशर बना रखा है। आज मैंने फिर से एक लड़के को सबके सामने बेइज्जत करके भगा दिया। पापा ने मुझे घर में बंद कर दिया है। मैं और कितना लड़ूं सबसे। मैं थक रही हूँ आरव। मुझे तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना है। लेकिन अभी तुम्हारी जो स्ट्रगलिंग वाली हालत है, पापा तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं मानेंगे। आरव ने फ़ोन के दूसरी तरफ एक गहरी और बेबस सांस ली। मैं जानता हूँ काव्या, और मुझे माफ़ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। लेकिन मेरी जान, मैं दिन रात एक कर रहा हूँ। मेरे उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने ही वाला है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे पापा के सामने इतने फ़ख्र से खड़ा होऊंगा कि वो खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। काव्या ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। आरव हमेशा से ऐसा ही था। वो कभी बड़ी बड़ी झूठी कस्में नहीं खाता था। वो कहता था जो वो कर सकता था। काव्या पहले ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी जो किसी के प्यार में पड़ जाए। वो हमेशा से एक निडर, बेबाक और लड़कों से दूरी बनाकर रखने वाली लड़की थी। लेकिन कॉलेज के दिनों में आरव ने उसके दिल में अपनी जगह एक बहुत ही अलग तरीके से बनाई थी। उसे आज भी वो दिन याद था जब कॉलेज की कैंटीन में एक सीनियर लड़का काव्या से बदतमीजी कर रहा था। काव्या भी उसे मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, लेकिन तभी आरव वहां आया। उसने कोई फिल्मी हीरो की तरह मारपीट नहीं की थी, बल्कि उसने बहुत ही शांत, सुलझे हुए और मजबूत लहजे में उस सीनियर को अपनी गलती का एहसास कराया था। आरव की बातों में एक ऐसा वजन था कि उस सीनियर को काव्या से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। बाद में जब काव्या ने उसे थैंक यू कहा था, तो आरव ने मुस्कुराकर एक कॉफ़ी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, लड़कियों की इज्जत करना, उनके लिए खड़ा होना कोई एहसान नहीं है काव्या, यह हमारी तरबियत है। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो बहुत बेहतरीन हो। आरव की उसी शराफत, उसके उस सम्मान और औरतों को लेकर उसकी उस सोच ने काव्या के उस सख्त दिल को मोम कर दिया था। वो जानती थी कि आरव के पास सभी पैसे नहीं हैं। वो एक मिडिल क्लास परिवार से है और अपने करियर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन आरव के पास जो सच्चाई और जो वफादारी थी, वो दुनिया के किसी भी करोड़पति के पास नहीं हो सकती थी। मैं इंतज़ार करूंगी आरव, काव्या ने बहुत ही प्यार से कहा, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है। मैं इस घर में घूट रही हूँ। तुम टेंशन मत लो, हम जल्द ही मिलेंगे। तुम बस अपना ख्याल रखना। आरव ने उसे समझाते हुए फ़ोन रख दिया। अगले कुछ दिन काव्या के लिए किसी जेल जैसे थे। उसके पापा ने सच में उस पर सख्त पाबंदियां लगा दी थी। उसका घर से निकलना पूरी तरह से बंद था, लेकिन काव्या को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपने कमरे में रहती, किताबें पढ़ती और आरव के ख्यालों में खोई रहती। तभी एक शाम काव्या की माँ उसके कमरे में आई। उनके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग का सूट था। तैयार हो जाओ काव्या, माँ ने रूखे स्वर में कहा। तुम्हारे पापा के सबसे खास दोस्त के बेटे की शादी की पार्टी है। वहाँ शहर के सभी बड़े लोग आ रहे हैं। अगर तुम नहीं गई तो सब 1000 तरह के सवाल पूछेंगे। चुपचाप ये पहन लो और हमारे साथ चलो। और हाँ, वहाँ कोई तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। काव्या का पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसे इस झूठे और दिखावे वाले लोगों से सख्त नफरत थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर वो पार्टी में जाती है तो वो आरव को वहाँ बुला सकती है। इतनी भीड़ में वो चुपके से आरव से मिल सकती थी। ठीक है माँ, मैं तैयार होकर आती हूँ। काव्या ने तुरंत सूट ले लिया। पार्टी शहर के सबसे आलीशान होटल के ओपन गार्डन में थी।
चारों तरफ महंगी लाइटें, ऑर्केस्ट्रा की धुन और सूट बूट में सजे लोग थे। काव्या उस लाल सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ अपने फ़ोन पर टिकी थी। आरव का मैसेज आ चुका था। मैं होटल के पीछे वाले पार्किंग एरिया के पास हूँ, यहाँ कोई नहीं है, तुम आ सकती हो। काव्या के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने देखा कि उसके माता पिता कुछ रिश्तेदारों से बात करने में व्यस्त हैं। काव्या ने मौका देखकर चुपचाप भीड़ से खिसकना शुरू किया। वो तेज कदमों से कॉरिडोर की तरफ बढ़ रही थी। उसका पूरा ध्यान फ़ोन पर आरव को मैसेज टाइप करने में था। बस 2 मिनट आरव, मैं पहुंच रही। इससे पहले कि काव्या अपना मैसेज पूरा कर पाती, वो किसी बहुत ही चौड़े और मजबूत सीने से जाकर टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि काव्या का फ़ोन उसके हाथ से छूट गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, एक बहुत ही मजबूत, बड़े और सख्त हाथ ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे एक ही झटके में अपनी तरफ खींच लिया। काव्या की सांसें एक पल के लिए अटक गई। उसने झटके से अपनी आंखें उठाई। सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसे देखकर शायद पार्टी की कोई भी लड़की अपने होश खो बैठती। 6 फुट 2 इंच का कद, एकदम सलीके से पहने हुए ब्लैक 3-पीस सूट में वो इंसान किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था। उसकी आंखें बेहद गहरी और खौफनाक हद तक शांत थी। वो कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे रईस और जाना माना नाम शौर्य बंसल था। शौर्य की उंगलियां काव्या की कमर पर मजबूती से टिकी थी और उसकी नज़रें काव्या के चेहरे पर थी। लेकिन काव्या कोई आम लड़की नहीं थी। आरव के लिए उसकी वफादारी इस हद तक थी कि किसी और गैर मर्द का उसे छूना भी उसे भयंकर इरिटेट कर देता था। शौर्य का वो हाथ उसकी कमर पर किसी अंगारे की तरह लग रहा था। काव्या के अंदर भयंकर गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना 1 सेकंड की देरी किए शौर्य के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे पूरी ताकत से पीछे धक्का दिया। हाथ हटाओ अपने। काव्या की आवाज़ में एक ऐसी तेज धार थी। शौर्य की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। काव्या ने अपने सूट को झटकते हुए सीधा शौर्य की आंखों में घूर कर देखा। क्या तुम्हारी आंखों में बटन लगे हैं या फिर ये महंगा सूट पहनकर तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है? दिख नहीं रहा कि सामने से कोई आ रहा है? शौर्य बंसल, जिसे आज तक किसी ने ऊंचे स्वर में जवाब नहीं दिया था, वो इस लड़की की बेबाकी देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया। उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई। मोहतरमा, शौर्य ने अपनी भारी और नशीली आवाज़ में कहा, तुम खुद अपने फ़ोन में घुसी हुई थी और आकर मुझसे टकराई, और ऊपर से मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है। एक थैंक यू तो बनता था। थैंक यू? काव्या ने एक बेहद व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं ज़मीन पर गिर जाती, मेरे घुटने टूट जाते, मुझे चलेगा, लेकिन अगली बार किसी अनजान लड़की को ऐसे अपनी बाहों में पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और हाँ, ये जो तुम्हारी आंखों में मैं बहुत हैंडसम हूँ और लड़कियाँ मुझ पर मरती है वाला गुरूर है ना, इसे अपनी जेब में रखो। मेरे लिए तुम सिर्फ एक रुकावट हो और कुछ नहीं। शौर्य कुछ बोलता उससे पहले ही काव्या ने नीचे से अपना फ़ोन उठाया। उसे एक ऐसी खूंखार नज़र से घूरा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी, और पैर पटकते हुए तेजी से पार्किंग एरिया की तरफ चली गई। शौर्य बंसल वहीं खड़ा काव्या को जाते हुए देखता रहा। आज तक लड़कियां उसका ध्यान खींचने के लिए तरसती थी और इस लड़की ने उसे सरेआम झाड़ दिया था, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने उसे छुआ था। शौर्य ने अपने कोट का बटन ठीक किया और अपने होठों पर आई उस मुस्कान को दबाते हुए फुसफुसाया, बेहद दिलचस्प। दूसरी तरफ काव्या गुस्से में बड़बड़ा करती हुई होटल के पीछे वाले सुनसान गार्डन की पार्किंग एरिया के पास पहुंची। उसका मूड उस अजनबी इंसान की वजह से
बहुत खराब हो चुका था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस धुंधली सी रोशनी में खड़े आरव पर पड़ी, काव्या का वो सारा गुस्सा, सारा इरिटेशन एक पल में गायब हो गया। आरव ने एक साधारण सी सफ़ेद शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान थी, लेकिन काव्या को देखते ही उसकी आंखों में वो सुकून वाली चमक आ गई जो दुनिया के किसी भी महंगे सूट वाले इंसान में नहीं होती थी। आरव, काव्या लगभग दौड़ती हुई गई और उसने खुद को सीधे आरव की बाहों में सौंप दिया। आरव ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके बालों को बहुत ही प्यार से चूमा। कैसी हो मेरी जान? काव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरव की वो छुअन, उसकी वो खुशबू काव्या को वैसा लगा जैसे उसे सदियों बाद सांस लेने की जगह मिली हो। अभी कुछ देर पहले जब उस शौर्य नाम के अजनबी ने उसे पकड़ा था तो उसे घिन आ रही थी, लेकिन आरव की बाहों में उसे पूरी दुनिया का सुकून मिल रहा था। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ आरव, काव्या ने अपना चेहरा आरव के सीने में छुपाते हुए कहा। मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज भी अंदर पार्टी में इतने सारे नकली और दिखावे वाले लोग हैं। अभी एक बेवकूफ़ इंसान मुझसे टकरा गया और हीरो बनने के चक्कर में मुझे पकड़ लिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे वहीं सुना दिया। आरव जोर से हंस पड़ा। वो काव्या के इस बेबाक और जंगली स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता था। बेचारा, आरव ने काव्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। उसे क्या पता था कि वो किससे टकरा गया है। तुमने तो उसकी पूरी इज्जत का कचरा कर दिया होगा। वो इसी लायक था। काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे किसी का छूना बिल्कुल पसंद नहीं है आरव। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आरव की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। उसे पता था कि काव्या जैसी खूबसूरत और तेज़ तरार लड़की के लिए कितने ही अमीर और रईस लड़के लाइन में लगे हैं, लेकिन वो लड़की सिर्फ और सिर्फ उसकी एक झलक के लिए इस तरह तड़प रही थी। मैं जानता हूँ काव्या, आरव ने उसके माथे को गहराई से चूमते हुए कहा, और मैं तुम्हारी इस वफादारी, तुम्हारे इस प्यार का कर्जा कभी नहीं चुका पाऊँगा। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। काव्या की आंखें चमक उठी। क्या खबर? आज शाम को ही मेरे बॉस का फ़ोन आया था। मेरा वो डिज़ाइन अप्रूव हो गया है। मुझे ना सिर्फ प्रमोशन मिला है, बल्कि कंपनी मुझे एक बहुत बड़ा बोनस और एक अलग प्रोजेक्ट लीड करने का मौका दे रही है। अब मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी कि मैं तुम्हारे पापा के सामने गर्व से खड़ा हो सकूँगा। आरव की आवाज़ में वो खुशी और वो आत्मविश्वास था जिसका काव्या इतने महीनों से इंतज़ार कर रही थी। सच में? काव्या खुशी से उछल पड़ी। उसने आरव के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसे बहुत ज़ोर से गले लगा लिया। मुझे पता था आरव, मुझे पता था कि तुम ये कर लोगे। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। आरव ने काव्या को अपनी बाहों में घुमा दिया। अब बस 2 महीने का वक्त और काव्या, मैं सब कुछ सेट कर लूँगा और फिर खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूँगा। अगर वो नहीं माने तो मैं उन्हें मना कर ही दम लूँगा। उन्हें मानना ही पड़ेगा। काव्या ने अपनी वही बेबाक और दबंग टोन में कहा। और अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ चल दूँगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उस सुनसान पार्किंग एरिया में उन दोनों के बीच जो प्यार, जो समझ और जो सम्मान था, वो दुनिया की हर दौलत से बड़ा था। काव्या जानती थी कि उसके परिवार को मनाना कोई आसान काम नहीं होगा। उसे पता था कि जब आरव का रिश्ता जाएगा तो उसके पापा फिर से 1000 सवाल खड़े करेंगे, लेकिन काव्या भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और सामने वाले की बोलती बंद करना उसे बहुत अच्छे से आता था। पार्टी के अंदर अब भी वो दिखावे का शोर चल रहा था। सौर्य बंसल दूर खड़ा शराब का गिलास हाथ में लिए उस रास्ते को देख रहा था
जहाँ से काव्या गई थी। उसकी आंखों में अभी भी उस लड़की के लिए एक अजीब सी कसीज थी, लेकिन शौर्य को ये नहीं पता था कि वो लड़की एक ऐसा तूफान है जो पहले से ही किसी और के प्यार में अपनी हदें पार कर चुकी है। काव्या की जिंदगी में अब जो भी नया मोड़ आने वाला था, वो एक बहुत बड़े हंगामे की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन काव्या हर उस हंगामे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका आरव उसके साथ है, और जहाँ आरव है वहाँ काव्या के लिए पूरी दुनिया की कोई भी ताकत मायने नहीं रखती। काव्या जब उस आलीशान समारोह से वापस घर लौटी तो उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे दुनिया की कोई भी बंदिश या उसके पिता का कोई भी ताना नहीं छीन सकता था। उसे लगता था कि उसने दुनिया का सबसे अनमोल इंसान को पा लिया है। आरव की वो मीठी बातें, उसका वो संघर्ष और काव्या के लिए उसकी वो झूठी फिक्र, ये सब काव्या के दिमाग पर एक बहुत गहरा और नशीला पर्दा डाल चुके थे। काव्या जैसी तेज तरार और बेबाक लड़की जो हर किसी की नीयत एक नज़र में भांप लेती थी, आरव के बिछाए हुए उस शराफत और सम्मान के जाल में इस कदर उलझ चुकी थी कि उसे आरव के अलावा दुनिया का हर इंसान झूठा लगता था। महीने भर का समय और बीत गया। काव्या के घर में उसकी शादी को लेकर रोज नए कलेश होते थे, लेकिन काव्या हर रिश्ते को उसी बेबाकी से ठुकरा देती थी। एक दिन आरव का काव्या के पास फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट और बेबसी थी, जो दरअसल उसकी एक बहुत सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। काव्या, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ, आरव ने फ़ोन पर रोने का नाटक करते हुए कहा। काव्या के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्या हुआ आरव, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी तरक्की वाली बात का क्या हुआ? मेरे अधिकारी ने मेरे साथ धोखा किया है काव्या। आरव ने अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा लाचार बनाते हुए कहा। मेरा सारा काम किसी और के नाम कर दिया गया। अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मेरे एक दोस्त ने एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया है। अगर मैं उसमें 15 लाख रुपए लगा दूं, तो मैं तुम्हारे पिता के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो सकता हूं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? शायद हमारी किस्मत में एक होना लिखा ही नहीं है काव्या, मुझे माफ़ कर देना। काव्या का दिल तड़प उठा। अपने प्यार को इस तरह बेबस देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम पागल हो गए हो आरव। पैसों के लिए हम अलग होंगे। मेरे पास मेरी दादी के दिए हुए गहने और मेरी खुद की बचत के कुछ पैसे हैं, जो लगभग 20 लाख के करीब हैं। मैं कल ही वो सब तुम्हें दे दूंगी। तुम बस वो व्यापार शुरू करो। नहीं काव्या, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मेरी भी कोई खुददारी है। आरव ने बहुत ही चालाकी से अपना जाल फेंका। प्यार में कोई खुददारी नहीं होती आरव, यह पैसे हमारे भविष्य के लिए हैं, काव्या ने जिद करते हुए कहा। अगले ही दिन काव्या ने अपने ही घर में बगावत करके अपनी सारी जीवन भर की बचत और गहने आरव के हाथों में सौंप दिए। आरव ने उसके माथे को चूमा और ऐसे देखा जैसे काव्या उसके लिए कोई देवी हो। लेकिन काव्या को नहीं पता था कि वो एक ऐसे सांप को दूध पिला रही है जो सिर्फ उसे डसने का इंतजार कर रहा था। 15 दिन बीत गए। आरव ने काव्या के फ़ोन उठाने कम कर दिए थे। वो हमेशा व्यापार की बैठकों का बहाना बनाता था। काव्या को चिंता होने लगी। आज आरव का जन्मदिन था। काव्या ने सोचा कि वो अपने पिता की नज़रों से बचकर आरव के उसी छोटे से फ्लैट पर जाकर उसे हैरान कर देगी। उसने अपने हाथों से आरव के लिए एक केक बनाया और चुपके से घर के पिछले दरवाजे से निकल गई। शहर के उस मध्यम वर्गीय इलाके में पहुंचकर जब काव्या आरव के फ्लैट के पास पहुंची, तो उसने देखा कि दरवाजे पर बाहर से कोई ताला नहीं था। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। काव्या के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि आरव शायद सो रहा होगा। वो बिना आवाज़ किए बहुत ही दबे कदमों से फ्लैट के अंदर दाखिल हुई, लेकिन जैसे ही वो अंदर के कमरे के पास पहुंची, उसके कदमों की आहट वहीं जम गई। उसके हाथों में पकड़ा हुआ वो केक का डिब्बा भारी लगने लगा। कमरे के अंदर से आरव की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये वो बेबस संघर्ष करने वाला और औरतों को सम्मान करने वाला आरव नहीं था। यह आवाज़ शराब के नशे में डूबे एक घमंडी और अय्याश इंसान की थी। अरे यार, काव्या जैसी अमीर और घमंडी लड़कियों को फंसाना दुनिया का सबसे आसान काम है।
आरव जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था। काव्या के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने धीरे से दरवाजे की दरार से अंदर झांका। कमरे का नज़ारा देखकर काव्या की रूह तक कांप गई। जिस आरव को उसने अपनी जीवन भर की बचत दी थी, वो एक बेहद महंगे और आलीशान सोफे पर बैठा था, जो उसने काव्या के पैसों से खरीदा था। उसके हाथ में विदेशी शराब का गिलास था और उसकी गोद में एक लड़की बैठी हुई थी, जिसके गले में काव्या की दादी का वही सोने का हार चमक रहा था, जो काव्या ने आरव को व्यापार के लिए दिया था। सच में जान, वो इतनी बेवकूफ़ है। उस लड़की ने आरव के गाल को चूमते हुए कहा। बेवकूफ़ नहीं, वो खुद को दुनिया की सबसे अक्लमंद लड़की समझती है। आरव ने शराब का एक घूंट लेते हुए कहा। उसे लगता है कि मैं कोई सीधा साधा औरतों की इज्जत करने वाला बेचारा लड़का हूँ। मैंने बस उसके सामने 2-4 बार शराफत का नाटक किया और वो पगली मेरे प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि अपने ही घर से गहने चुरा कर मुझे दे गई। और तुम जानती हो सबसे मज़ेदार बात क्या है? वो किसी और मर्द को अपने आसपास भटकने भी नहीं देती। कहती है कि मैं सिर्फ आरव के लिए वफादार हूँ। कमरे में आरव और उस लड़की की ज़ोरदार हंसी गूंज उठी। अब क्या इरादा है तुम्हारा? लड़की ने पूछा। इरादा क्या? 1-2 महीने और उसे अपने झूठे व्यापार की कहानी सुनाकर कुछ और पैसे ऐंठूंगा और फिर नंबर बदल कर गायब। उसके जैसी बेवकूफ़ और जज्बाती लड़की मेरे किस काम की? मुझे तो बस उसका पैसा चाहिए था, आरव ने बहुत ही नीचता से कहा। दरवाजे के बाहर खड़ी काव्या को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। उसके कानों में भयंकर सन्नाटा छा गया था और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसका वो प्यार, उसकी वो वफादारी, उसका वो अंधा विश्वास, सब कुछ एक झटके में कांच की तरह चकनाचूर हो गया था। उसे उस दिन होटल में मिले सौर्य बंसल की याद आई, जिसे उसने सिर्फ इसीलिए सरेआम बेइज्जत कर दिया था क्योंकि उसने काव्या को गिरने से बचाया था। और यहाँ वो इंसान था जिसके लिए उसने अपने ही पिता से बगावत कर ली थी। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई और लड़की होती तो शायद वहीं गिर कर रोने लगती या चुपचाप वहाँ से चली जाती, लेकिन काव्या टूट कर बिखरने वाली लड़कियों में से नहीं थी। उसके अंदर का दर्द अब एक ऐसे खौफनाक गुस्से में बदल चुका था जो आज इस अय्यास इंसान की रूह कँपाने वाला था। काव्या ने अपने हाथों से वो केक का डिब्बा जमीन पर छोड़ दिया और पूरी ताकत से लात मारकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे की भयानक आवाज़ से आरव के हाथ से शराब का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने और उस लड़की ने झटके से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर काव्या खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से लाल थी, लेकिन उन आंखों में जो अंगारे दहक रहे थे, उन्हें देखकर आरव का नशा एक ही पल में उतर गया। उसका चेहरा ऐसे सफ़ेद पड़ गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। काव्या, तुम? आरव हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठा। उसने उस लड़की को झटके से अपने से दूर किया। काव्या, मेरी बात सुनो। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। काव्या बिल्कुल शांत, सधे हुए और भारी कदमों से चलते हुए आरव के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। वैसा कुछ नहीं आरव। काव्या की आवाज़ इतनी सर्द और खौफनाक थी कि आरव के माथे पर पसीना आ गया। तो कैसा है? क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरी दादी का हार इस बाजारू लड़की के गले में क्या कर रहा है? या तुम मुझे ये समझाओगे कि तुम्हारा वो फर्जी व्यापार इस शराब के गिलास में कैसे तैर रहा है? काव्या, मुझे बोलने का एक मौका दो। आरव ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। काव्या का हाथ इतनी तेजी और पूरी ताकत से आरव के गाल पर पड़ा कि आरव का सिर एक तरफ घूम गया और उसके होठ से खून की एक धार निकल गई। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि कमरे में खड़ी वो दूसरी लड़की डर के मारे चीख पड़ी। यह थप्पड़ उस पैसे के लिए नहीं था जो तुमने मुझसे ऐंठा। काव्या ने अपनी दांत पीसते हुए बिल्कुल उसकी आंखों में घूर कर कहा।
यह थप्पड़ इसीलिए था क्योंकि तुमने मेरी वफादारी को मेरी बेवकूफ़ी समझा। तुमने औरतों के सम्मान का वो गंदा चोला पहनकर मेरे उसूलों का मजाक उड़ाया। तुम एक नंबर के नीच, धोखेबाज और अय्याश इंसान हो आरव। आरव का अहंकार भी अब जाग गया था। उसकी चोरी पकड़ी गई थी तो उसने शराफत का नकाब उतार फेंका। हाँ, हूँ मैं धोखेबाज। आरव ने अपना खून पोंछते हुए बेशर्मी से कहा। तो तुम क्या कर लोगी? तुम जैसी घमंडी, मुंहफट और अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को और क्या चाहिए था? तुम्हें लगता था कि तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन तुम दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की हो। जाओ जाकर अपने बाप को बताओ कि तुम्हारी इस सच्चे प्यार की बीमारी ने तुम्हारे 20 लाख रुपए डुबो दिए हैं। काव्या के चेहरे पर एक ऐसी खतरनाक मुस्कान आई जो किसी भी इंसान को डरा दे। उसने बिल्कुल आराम से उस लड़की के गले से अपनी दादी का वो हार खींचा जिससे उस लड़की की गर्दन छील गई और वो दर्द से कराह उठी। मेरे 20 लाख रुपए। काव्या ने उस हार को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए कहा। तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं आरव। तुमने मुझसे पैसे नहीं, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ खरीदा है। तुम मुझे घमंडी कहते हो ना? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि काव्या का घमंड क्या होता है। तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। काव्या ने पास रखी शराब की पूरी बोतल उठाई और उसे आरव के उस महंगे सोफे और उसके कपड़ों पर उड़ेल दिया। काव्या, ये क्या पागलपन है? आरव चिल्लाया। पागलपन तो अब शुरू होगा आरव। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मैं तुम्हारा वो गुरूर तोड़ूंगी जिसे लेकर तुम यहाँ बैठे हो। काव्या ने अपना फ़ोन निकाला और कुछ तस्वीरें क्लिक की। यह तुम्हारी सच्चाई है और याद रखना, मेरे पिता के रसूख को तुम नहीं जानते। कल सुबह तक अगर तुमने मेरे एक एक पैसे मेरे खाते में वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगी जहां तुम्हारी ये अय्याशी और तुम्हारी ये शराफत दोनों पुलिस के डंडों से बाहर आएगी। इतना कहकर काव्या पलटी और बिना मुड़कर देखे उस गंदे फ्लैट से बाहर निकल गई। उसने आरव को इतना डरा दिया था कि आरव अब अपनी जगह पर भूत बनकर खड़ा कांप रहा था। लेकिन काव्या अंदर से टूट चुकी थी। जैसे वो उस इमारत से बाहर सड़क पर आई, आसमान से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मानो आसमान भी काव्या के दर्द को देखकर रो रहा हो। काव्या ने अब अपने आंसुओं को नहीं रोका। वो उस सुनसान सड़क पर भारी बारिश में पूरी तरह से भीगते हुए बेतहाशा रो रही थी। उसका सीना दर्द से फट रहा था। उसने अपने परिवार को, अपने पिता की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। उस इंसान के लिए जो सिर्फ एक बहु-रुपया था। उसे खुद पर इतनी घिन आ रही थी कि वो अपनी वफादारी का बोझ नहीं उठा पा रही थी। वो बिना देखे बारिश में भीगते हुए सड़क पार कर रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार कार ने ब्रेक मारा। टायरों की भयंकर आवाज़ के साथ वो काले रंग की चमचमाती एसयूवी काव्या से मात्र 1 इंच की दूरी पर रुकी। काव्या सदमे और दर्द में वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठ गई। उसके अंदर उठने या लड़ने की अब कोई हिम्मत नहीं बची थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। एक लंबा चौड़ा इंसान जिसके हाथ में एक बड़ा सा काला छाता था गाड़ी से बाहर निकला। उसने भारी और सधे हुए कदमों से चलते हुए वो छाता काव्या के सिर के ऊपर कर दिया, जिससे बारिश की बूंदें काव्या पर गिरना बंद हो गई। काव्या ने अपनी आंसुओं से भरी लाल आंखें ऊपर उठाई। सामने वही खौफनाक, हद तक शांत और गहरी आंखों वाला इंसान खड़ा था, शौर्य बंसल। शौर्य ने काव्या की वो हालत देखी जो लड़की कुछ हफ्ते पहले होटल में एक शेरनी की तरह उस पर दहाड़ रही थी। वो आज सड़क पर बारिश में एक टूटे हुए कांच की तरह बिखरी पड़ी थी। तुम हर बार मुझसे टकराने का कोई न कोई नया और ख़तरनाक तरीका क्यों ढूंढ लेती हो? शौर्य की भारी लेकिन आज बहुत ही ठहरी हुई आवाज़ उस बारिश के शोर में गूंजी। काव्या के पास जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं थे। वो बस शौर्य को देखती रही और उसकी आंखों से आंसुओं का एक और सैलाब बह निकला। काव्या ने अपने घुटनों के बल बैठे बैठे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें आंसू और काजल से लथपथ थी। सामने खड़ा शौर्य उसे एक अजीब सी, शांत लेकिन तीखी नज़र से देख रहा था। उसे लगा था कि यह लड़की अभी फूट फूट कर रोएगी, मदद मांगेगी या शायद हमेशा की तरह कोई ताना मारेगी। लेकिन काव्या तो काव्या थी, एक ऐसी लड़की जिसके दिमाग और जुबान का कोई भरोसा नहीं था। काव्या ने अपनी भीगी हुई कुर्ती को मिट्टियों में भींचा और वो झटके से खड़ी हो गई। वो शौर्य के बिल्कुल सामने आ गई।
इतनी करीब कि सौर्य को उसकी कांपती हुई सांसें महसूस हो रही थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? काव्या ने बिल्कुल सपाट लेकिन एक ऐसी खौफनाक गंभीरता के साथ पूछा कि हवा का रुख ही बदल गया। सौर्य बंसल, जिसके चेहरे पर कभी किसी ने हैरानी का भाव नहीं देखा था, वो एक सेकेंड के लिए सम रह गया। उसका छाता हल्का सा तिरछा हुआ। उसने अपनी गहरी आंखों से काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या लड़की है ये? कुछ हफ्ते पहले सरेआम मेरी बेइज्जती की, अभी सड़क पर रो रही थी और अब सीधे शादी का प्रपोजल। सौर्य ने मन ही मन सोचा। सौर्य के होठों पर एक बहुत ही हल्की सी मजे लेने वाली मुस्कान आ गई। उसे लगा कि काव्या सदमे में कुछ भी बकवास कर रही है। तुम सदमे में हो मोहतरमा? सौर्य ने अपनी भारी और नशीली आवाज़ में कहा। बारिश में तुम्हारा दिमाग शायद ज़्यादा ठंडा हो गया है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है सौर्य बंसल। काव्या ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी पागलपन भरी आग थी जो सब कुछ जला देने के लिए तैयार थी। मैंने तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, हाँ या ना? सौर्य की मुस्कान अब गायब हो गई। उसने काव्या की आंखों में देखा। वहाँ कोई मजाक नहीं था, कोई बचपना नहीं था, वहाँ सिर्फ एक बगावत थी। सौर्य को हमेशा से ऐसी चीज़ें पसंद थी जो उसके कंट्रोल से बाहर हो, और ये लड़की इस वक्त एक बेकाबू आग की तरह लग रही थी। सौर्य ने अपना छाता सीधा किया और बहुत ही कैजुअल अंदाज में अपना एक हाथ पैंट की जेब में डालते हुए बोला, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सौर्य बंसल कोई भी डील बिना फ़ायदे के नहीं करता। इस शादी से मुझे क्या मिलेगा? काव्या ने बिना पलक झपकाए अपने भीगे हुए बालों को झटके से पीछे किया। बारिश का पानी उसके चेहरे से होता हुआ उसकी गर्दन तक बह रहा था। वह उस बिखरी हुई हालत में भी एक ऐसी कहर ढाने वाली खूबसूरती लग रही थी जिससे नज़रें हटाना नामुमकिन था। मैं काफ़ी नहीं हूँ क्या? काव्या ने अपनी वही पुरानी बेबाकी और गुरूर के साथ सीधा सौर्य की आंखों में देखते हुए कहा। सौर्य की सांसें एक पल के लिए भारी हो गई। उसने काव्या के उस निडर, खूबसूरत और बेबाक चेहरे को बहुत ही बारीकी से देखा। उसकी वो हिम्मत, उसका वो एटीट्यूड सौर्य के अंदर के उस सख्त इंसान को पूरी तरह से आकर्षित कर चुका था। सौर्य के होठों पर अब एक बहुत ही जुनूनी और गहरी मुस्कान आ गई। उसने काव्या की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल काफ़ी हो। डन। काव्या ने कहा, कल मेरे घर आ जाना। मेरे परिवार वालों को तुम्हारी शक्ल देखकर ही हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन वो मान जाएंगे। काव्या पलटी और बिना सौर्य का इंतजार किए उसके एसयूवी की तरफ बढ़ गई और जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। सौर्य कुछ सेकंड वहीं खड़ा बारिश में मुस्कुराता रहा। उसे लगा जैसे उसने अभी अभी अपनी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प सौदा तय किया है। आधे घंटे बाद काव्या के घर में भयंकर कलेश मचा हुआ था। काव्या के पापा गुस्से से लाल होकर हॉल में टहल रहे थे और उसकी माँ सोफे पर बैठकर रोने का नाटक कर रही थी। तभी मुख्य दरवाज़ा खुला और काव्या अंदर दाखिल हुई। वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। आ गई महारानी। काव्या के पापा जोर से दहाड़े। कहाँ मुंह काला करवा कर आ रही इतनी रात को? हमने तो सोच लिया था कि आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद कर देंगे। तुम्हारी इन बगावतों ने हमारी नाक कटवा दी है समाज में। काव्या बिना किसी खौफ के अपने पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई। आप लोगों को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी ना? काव्या ने बिल्कुल ठंडी आवाज़ में कहा। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। काव्या की माँ एकदम से खड़ी हो गई। सच? तू तैयार है? लेकिन लड़का कौन है? लड़का बाहर खड़ा है। काव्या ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। पापा का गुस्सा फिर से भड़क उठा। बाहर खड़ा है? कौन सा सड़क छाप मवाली उठा लाई है तू? हम तेरी शादी किसी अरे गहरे। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, हॉल का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला। भारी और सधे हुए कदमों की आहट पूरे घर में गूंजी। सौर्य बंसल अपने उस खौफनाक रुतबे, महंगे कोट और उस जानलेवा औरा के साथ काव्या के घर में दाखिल हुआ।
काव्या के पापा की जुबान हलक में ही अटक गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। शहर का ऐसा कौन सा इंसान था जो सौर्यवंशल को नहीं पहचानता था। वो शहर का सबसे बड़ा, सबसे रईस और सबसे खतरनाक बिजनेस टाइकून था, जिसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े मंत्री तरसते थे। वो आज उनके घर के हॉल में खड़ा था। सौर्य जी, काव्या के पापा हकलाते हुए आगे बढ़े। उनका वो सारा गुस्सा, सारी अकड़ पलक झपकते ही एक चापलूस मुस्कान में बदल चुकी थी। आप हमारे घर? काव्या, तुमने बताया नहीं। अरे सौर्य बेटा, आइए ना, बैठिए। काव्या की माँ तो खुशी के मारे पागल हो रही थी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात कुबेर उनके घर आ गया हो। काव्या ने एक बहुत ही व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। पापा, अभी तो आप कह रहे थे कि कौन सा सड़क छाप मावाली उठा लाई हूँ, अब क्या हुआ? सौर्य ने काव्या की तरफ एक नज़र डाली और फिर उसके पापा की तरफ देखकर बहुत ही शांत लहजे में कहा, मैं काव्या से शादी करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। एतराज़? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? काव्या के पापा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। हमारे लिए तो ये किसी सपने से कम नहीं है। ये लड़की तो पागल है, लेकिन आप जैसे दामाद को पाकर हमारी तो 7 पुश्तें तर जाएगी। हमें यह रिश्ता 100% मंजूर है। काव्या ने अपने माता पिता के इस दोहरे चरित्र को देखकर घिन से मुंह फेर लिया। उसे पता था कि उसके परिवार के लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है, लेकिन उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसने अपने परिवार को चुप करा दिया था और आरव जैसे धोखेबाज को उसकी औकात दिखा दी थी। शादी 1 हफ्ते बाद होगी। सौर्य ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तैयारियां मेरी तरफ से होगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें, पापा ने सिर झुकाते हुए कहा। सौर्य पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाने से पहले वो एक पल के लिए रुका। उसने काव्या की तरफ देखा और एक बहुत ही हल्की सी लेकिन कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, सी यू सून, वुड बी मिसेज बंसल। 1 हफ्ते बाद। ये 1 हफ्ता किसी तूफान की तरह गुजरा था। पूरे शहर में सौर्य बंसल और काव्या की शादी की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ इसी हाई प्रोफाइल शादी की चर्चा थी। उधर आरव को जब ये खबर मिली तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने सोचा था कि काव्या रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन काव्या ने तो शहर के सबसे ताकतवर इंसान से शादी करके आरव को उसकी औकात दिखा दी थी। आरव ने डर के मारे काव्या के वो 20 लाख रुपए ब्याज समेत उसके अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर दिए थे, क्योंकि उसे पता था कि अगर सौर्य बंसल को उसकी सच्चाई पता चल गई तो वह उसे शहर में जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज शादी का दिन था। शहर का सबसे बड़ा और आलीशान पैलेस इस शादी के लिए बुक किया गया था। सजावट इतनी भव्य थी कि आंखें चौंधिया जाए। काव्या लाल रंग के एक बेहद खूबसूरत और भारी लहंगे में सजी हुई थी। उसने अपनी दादी का वही सोने का हार पहना हुआ था जिसे उसने आरव से वापस छीना था। उसका चेहरा किसी अप्सरा की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी, कोई शर्म या कोई घबराहट नहीं थी। वहाँ सिर पे एक ऐसी आग थी जो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। जब काव्या को मंडप में लाया गया तो सबकी सांसें थम गई। सौर्य बंसल, जो क्रीम कलर की शेरवानी में किसी राजा की तरह लग रहा था, उसकी नज़रें भी काव्या पर जाकर टिक गई। सौर्य ने आज तक दुनिया की एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन उस लाल लहंगे में सजी काव्या, जिसके चेहरे पर एक जिद्दी और खौफनाक गुरूर था, वो सौर्य के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। काव्या आकर सौर्य के बगल में बैठ गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अग्नि के फेरे लेते समय जब काव्या सौर्य के पीछे चल रही थी तो सौर्य ने बहुत ही धीमी आवाज़ में, जो सिर्फ काव्या सुन सकती थी, फुसफुसा कर कहा, तुम्हें पता है काव्या, लोग शादी में थोड़े खुश नज़र आते हैं। तुम ऐसे चल रही हो जैसे तुम किसी को कत्ल करने जा रही हो। काव्या ने भी अपनी उसी तेज तरार आवाज़ में पलट कर जवाब दिया, मैंने तुम्हें शादी के लिए कहा था मिस्टर बंसल। तुम्हारे सामने मुस्कुराने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, और वैसे भी तुम भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हो। सौर्य ने हल्की सी हंसी हंसी। मुझे मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। काव्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी, क्या चाहिए था तुम्हें? एक ऐसी लड़की जो मेरी आंखों में देखकर मुझसे बगावत कर सके। सौर्य ने काव्या का हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ते हुए कहा। उसकी उंगलियों की वो सख्त और गर्म छुअन काव्या के पूरे शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ा गई।
और तू मेरी उम्मीदों से बहुत आगे निकली। काव्या ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शौर्य की पकड़ बहुत मजबूत थी। शादी की रस्में पूरी हुई। शौर्य ने काव्या की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। उस पल जब काव्या ने शौर्य की आंखों में देखा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने गुस्से और बदले की आग में क्या कर दिया है। उसने एक ऐसे इंसान से अपनी ज़िंदगी जोड़ ली है जो उससे भी ज़्यादा खौफनाक, जिद्दी और ताकतवर है। लेकिन काव्या भी हार मानने वालों में से नहीं थी। देख लेंगे इस शौर्य बंसल को भी, काव्या ने मन ही मन सोचा। विदाई के समय काव्या के माता पिता खूब रोने का नाटक कर रहे थे। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना, माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। काव्या ने अपनी माँ के कान के पास जाकर बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में फुसफुसाया। अब ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए माँ। मुझे पता है आप लोग अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे कि आपको मुफ्त में शहर का सबसे अमीर दामाद मिल गया, पर याद रखिएगा आपकी बेटी भी अब मिसेज बंसल है। यह सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया। काव्या शौर्य की उस लंबी और आलीशान मर्सिडीज मेबैक में आकर बैठ गई। गाड़ियाँ स्टार्ट हुई और उस हवेली की तरफ बढ़ गई जहाँ काव्या की जिंदगी का एक नया, पागलपन से भरा और बेहद जुनूनी सफ़र शुरू होने वाला था। गाड़ी के अंदर भयंकर सन्नाटा था। शौर्य बिल्कुल आराम से अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठा था और उसकी नज़रें लगातार काव्या पर थी। मुझे ऐसे घूरना बंद करो, काव्या ने चिढ़ते हुए कहा। मैं अपनी लीगल बीवी को देख रहा हूँ, शौर्य ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा। और तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। काव्या का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़का, लेकिन उसने तुरंत अपना एटीट्यूड वापस ओढ़ लिया। थैंक यू, लेकिन अपनी यह फ्लर्ट करने वाली लाइनें अपने पास रखो। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारा इन बातों में आ जाऊंगी। काव्या ने मुंह फेर कर खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। शौर्य ने गहरी और नशीली मुस्कान के साथ काव्या की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा। मुझे पता है काव्या, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। अब देखते हैं कि तुम्हारी यह जुबान और तुम्हारा यह गुस्सा मेरी हवेली में कितने दिन टिकता है। गेम ऑन मिसेज बंसल। काव्या ने पलटकर शौर्य के उन गहरी और खतरनाक आंखों में देखा। उन दोनों के बीच एक ऐसी टक्कर, एक ऐसी केमिस्ट्री पैदा हो रही थी जो किसी भी आम लव स्टोरी से बहुत ज़्यादा अलग, क्रेजी और आग लगा देने वाली थी। बंसल मेंशन के विशाल दरवाजे जैसे ही खुले, रोशनी की चकाचौंध से काव्या की आंखें एक पल के लिए सिहर उठी। घर के अंदर का हर कोना, हर एक चीज़ रईसी चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी। शौर्य की माँ, एक बेहद प्रभावशाली महिला, ने काव्या का आरती उतार कर स्वागत किया। बाकी मेहमानों और रिश्तेदारों की भीड़ में काव्या का चेहरा बिल्कुल शांत और स्थिर था, जैसे उसे इस भव्यता से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। उसने वही किया जो एक आदर्श बहू को करना चाहिए था, झुक कर आशीर्वाद लिया, सबको मुस्कुराकर अभिवादन किया, लेकिन उसकी आंखों में वो एक ठंडी सी दूरी थी जो किसी को भी उसके करीब नहीं आने दे रही थी। शौर्य अपने पास खड़ा काव्या के हर एक हाव भाव को देख रहा था। उसे यह देखकर एक अजीब सी संतुष्टि मिल रही थी कि यह लड़की, जो अभी कुछ देर पहले आरव के धोखे से पूरी तरह टूट चुकी थी, अब बिना किसी को भनक लगे अपनी पूरी ताकत समेटे खड़ी थी। स्वागत और रस्मों की लंबी प्रक्रिया के बाद आखिर वो वक्त आया जब शौर्य और काव्या अपने बेडरूम में पहुंचे। कमरे के अंदर पहुंचते ही शौर्य ने भारी दरवाज़ा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। काव्या ने बिना एक शब्द कहे अपने भारी लहंगे को एक तरफ फेंका और अपने गहने उतारने लगी। उसे इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, नींद। वो अपनी थकावट और उस मानसिक कश्मकश से बाहर निकलकर कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाना चाहती थी। उसने एक ढीली ढाली टी शर्ट और पजामा निकाला और बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि शौर्य अपनी शेरवानी उतार कर सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर वही चीर परिचित शैतानी मुस्कान थी। काव्या ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बिस्तर की तरफ बढ़ गई। उसने कंबल उठाया और खुद को लपेटकर आंखें बंद कर ली। शौर्य का सिर एक तरफ झुक गया। उसने एक लंबी सांस ली और सोफे से उठकर बिस्तर के पास आया। वाह मोहतरमा जी, शौर्य ने तंज भरे लहजे में कहा। शादी की पहली रात है, मुझे तो लगा था कि आप कम से कम मुझे वो मज़े लेने देंगी जिसका हर दूल्हा हकदार होता है, लेकिन आपने तो आते ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। यह क्या आपका तरीका है मुझे सज़ा देने का? काव्या ने आंखें नहीं खोली। उसने एक करवट बदली और कड़वेपन के साथ बोली, दवा का असर और शादी की रस्म दोनों ख़त्म हो चुकी है। मुझे नींद आ रही है और मैं यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं आई हूँ।
सो जाओ। सौर्य के होठों पर एक बहुत ही गहरी और कातिलाना मुस्कान आ गई। उसे पता था कि काव्या गुस्से में है। उसे पता था कि उसके अंदर आरव के धोखे का जहर है, लेकिन सौर्य बंसल हार मानने वालों में से नहीं था। वो बिस्तर पर झुका और बिना किसी चेतावनी के काव्या के पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने अपना सिर काव्या के कंधे पर रखा और उसे बुरी तरह से अपने से चिपका लिया। हटो। काव्या ने पूरी ताकत से सौर्य के हाथ को हटाने की कोशिश की। मैंने कहा ना, दूर हटो। क्या तमीज नहीं है तुम्हें? तमीज? सौर्य की आवाज़ अब काव्या के कान के पास थी, जो बेहद गर्म और नशीली थी। तमीज शादी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी थी मिसेज बंसल, और याद रहे आपने कहा था कि आप मेरी हैं, तो अपनी बीवी को छूने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तुम एक नंबर के घमंडी और बदतमीज इंसान हो सौर्य बंसल। अगर मुझे पता होता कि तुम रात को ऐसे छिपा कर सोते हो तो मैं कभी शादी नहीं करती, काव्या ने झुंझला कर कहा। लेकिन सौर्य की पकड़ ढीली नहीं हुई। बहुत देर हो चुकी है, और रही बात छूने की, अगर मैं अपनी बीवी को नहीं छू सकता तो फिर इस शादी का काम ही क्या है। अब चुपचाप सो जाओ, वरना मुझे तुम्हें प्यार से चुप कराना पड़ेगा। सौर्य ने जानबूझकर अपनी पकड़ को थोड़ा और मजबूत किया। काव्या ने एक जोरदार झटके के साथ खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सौर्य के शरीर की बनावट उसके सामने बहुत भारी और मजबूत थी। वो बार बार लड़ रही थी, पैर मार रही थी, और सौर्य बस अपनी आंखें बंद करके मुस्कुरा रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे पकड़ कर रखोगे तो मैं मान जाऊंगी? काव्या ने लड़ते लड़ते कहा। नहीं, लेकिन तुम लड़ते लड़ते ही थक कर सो जाओगी, सौर्य ने बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब दिया। काव्या को समझ आ गया कि इस इंसान से इस वक्त बहस करना दीवार पर सिर मारने जैसा है। वो लड़ते लड़ते अपनी भड़ास निकालते निकालते सच में थक चुकी थी। सौर्य की वो मजबूत पकड़, उसकी वो गर्माहट, और उस मर्सिडीज में बैग में उसे मिली वो पनाह। कहीं न कहीं काव्या को उस रात एहसास हो रहा था कि सौर्य भले ही खड़ूस और बदतमीज है, लेकिन वो उसे आरव की तरह धोखा नहीं देगा। दोनों लड़ते रहें। काव्या उसे धक्का देती, सौर्य उसे फिर से खींच लेता। काव्या उसे कोसा करती, सौर्य उसे प्यार से चिढ़ाता। इस लड़ाई और कसम कस के बीच धीरे धीरे काव्या की आंखें भारी होने लगी। सौर्य के सीने की धड़कनें उसे एक लोरी की तरह सुना रही थी। आखिरकार काव्या की लड़ाई वाली आवाज़ें धीमी पड़ गई, उसकी सांसें गहरी होने लगी। सौर्य ने महसूस किया कि अब उसकी बीवी गहरी नींद की आगोश में है। उसने बहुत ही कोमलता से काव्या के बालों को सहलाया और उसके माथे पर एक बहुत ही हल्का सा चुंबन दिया। तुम भले ही मुझे लड़ाई का मैदान समझती हो काव्या, सौर्य ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मुझे पता है कि बहुत जल्द तुम खुद मेरे पास सुकून ढूंढने आओगी। गुड नाइट मिसेज बंसल। सुबह की पहली किरण खिड़की से छानकर बिस्तर पर पड़ी। काव्या की नींद अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि उसे महसूस हुआ जैसे किसी भारी चट्टान ने उसे जकड़ रखा है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि सौर्य का भारी भरकम हाथ उसकी कमर पर कसा हुआ था और उसका सिर काव्या के कंधे पर टिका था। वो बिल्कुल आराम से सो रहा था। काव्या का खून खौल उठा। उसने बिना एक सेकेंड सोचे अपनी पूरी ताकत से सौर्य के पेट पर एक जोरदार लात मारी। आह मेरी कमर! सौर्य बिस्तर से सीधा नीचे फर्श पर जा गिरा। काव्या झटके से उठकर बैठ गई और अपनी आंखें बड़ी करते हुए चिल्लाई, क्या तमीज नहीं है तुम्हें? मैंने रात को ही कहा था कि मुझसे दूर रहना, फिर ये ऑक्टोपस की तरह चिपकने की क्या ज़रूरत थी? सौर्य फर्श पर पड़ा अपना पेट पकड़े हुए दर्द का नाटक करने लगा। अरे बाप रे, मेरी पसलियाँ तोड़ दी इस जंगली बिल्ली ने। अरे मोहतरमा, मैं नींद में था। अब नींद में इंसान करवट भी नहीं ले सकता क्या? यह डोमेस्टिक वायलेंस है मिसेज बंसल। मैं पुलिस बुला लूँगा। बुलाओ पुलिस। काव्या ने अपना तकिया सौर्य के मुंह पर दे मारा। और उन्हें यह भी बताना कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून रात को नींद में लोगों से चिपकने की बीमारी का शिकार है। बेशर्म इंसान। काव्या पैर पटकते हुए उठी और सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। तौलियो तो भूल गई हो मेरी जान, सौर्य ने पीछे से हंसते हुए आवाज़ लगाई। कहो तो अंदर आकर दे दूँ? पति होने का कोई तो फ़ायदा मिले।
काव्या ने बाथरूम के दरवाजे से पलटकर उसे एक खुखार नज़र से देखा। अगर तुमने इस दरवाजे को छूने की भी कोशिश की सौर्य बंसल, तो मैं तुम्हारी वो दोनों आंखें फोड़ दूंगी जिनके तुम मुझे घूर रहे हो, समझ गए? धड़ाम। काव्या ने दरवाज़ा इतनी जोर से बंद किया कि पूरे कमरे की दीवारें हिल गईं। सौर्य फर से उठा। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि एक बेहद शैतानी और मज़े लेने वाली मुस्कान थी। क्या लड़की है यार, जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक, लेकिन मज़ा भी इसी में है। 15 मिनट बाद काव्या बाथरूम से बाहर आई। उसने एक बेहद स्मार्ट और प्रोफेशनल सफ़ेद पैंट सूट पहना हुआ था। उसके बाल एक कड़क पोनीटेल में बंधे थे और वो अपने लैपटॉप बैग में कुछ फाइलें रख रही थी। सौर्य, जो अब तक तैयार होकर ब्लैक सूट में काउच पर बैठा था, उसने काव्या को इस अवतार में देखा तो उसकी भौहें तन गई। यह क्या है काव्या? आज हमारी शादी का पहला दिन है और तुम इस कॉर्पोरेट लिबास में कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? सौर्य ने अपनी घड़ी पहनते हुए पूछा। ऑफिस। काव्या ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। मेरा काम पेंडिंग है। मैं कोई तुम्हारी ट्रॉफी वाइफ नहीं हूँ जो घर में बैठकर सजती संवरती रहूँगी। मैंने कब कहा कि तुम ट्रॉफी वाइफ हो? सौर्य अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर काव्या के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी गर्म सांसें काव्या की गर्दन को छू रही थी। लेकिन आज छुट्टी ले लो, आज घर में बहुत सी रस्में हैं और वैसे भी मुझे अपनी नई नवेली बीबी के साथ थोड़ा वक्त बिताना है। काव्या ने झटके से पलटकर उसे पीछे धकेला। अपने ये रोमांटिक डायलॉग किसी और को सुनाना। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी शर्तों पर चलती है सौर्य। मैंने तुमसे शादी की है, खुद को बेचा नहीं है। मैं काम पर जाऊंगी। ठीक है, जाओ। सौर्य ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। पति होने के नाते यह मेरा फ़र्ज है। मुझे तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत। काव्या सौर्य की आवाज़ अचानक भारी और सीरियस हो गई। मैंने कहा ना, मैं ड्रॉप करूंगा, जिद मत करो। काव्या ने उसे घूरा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। नाश्ते की मेज़ पर काव्या के सास ससुर बैठे थे। काव्या ने बहुत ही रुखेपन से उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और सिर्फ एक टोस्ट लेकर खड़ी हो गई। अरे बहू, आज तो तुम्हें रसोई में मीठा बनाना था। सौर्य की माँ ने टोका। माफ़ कीजिएगा आंटी जी, मेरा मतलब है माँ जी। काव्या ने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया। मैं खाना बनाने के लिए इस घर में नहीं आई हूँ। उसके लिए आपने 10 नौकर रखे हुए हैं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सौर्य की माँ का मुंह खुला रह गया, लेकिन सौर्य पीछे खड़ा अपनी हंसी दबा रहा था। उसे काव्या का यह निडर अंदाज बहुत पसंद आ रहा था। काव्या के इस तरह दो टूक जवाब देकर जाने के बाद डाइनिंग टेबल पर एकदम सन्नाटा छा गया था। सौर्य की माँ का मुंह खुला का खुला रह गया था और उनके चेहरे पर साफ नाराज़गी थी। सौर्य ने अपनी हंसी दबाई और अपनी माँ के पास जाकर उनके कंधे पर बहुत ही प्यार से हाथ रखा। माँ, बुरा मत मानिए। सौर्य ने बहुत ही शांत और समझदारी वाले लहजे में अपनी माँ को समझाते हुए कहा। काव्या बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से एकदम सख्त, कड़क और मुंहफट, लेकिन अंदर से बहुत सच्ची और साफ दिल की है। उसे दिखावा करना या मीठी मीठी बातें बनाना नहीं आता। आप उसे थोड़ा वक्त दीजिए, वो बहुत अच्छी है। माँ ने मुंह बनाते हुए एक गहरी सांस ली। वो सौर्य के प्यार से समझाने पर थोड़ी शांत जरूर हो गई थी, लेकिन उनका बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ था। पता नहीं बेटा, आजकल की लड़कियों को इतनी अकड़ किस बात की होती है। पति के घर में भी अपनी ही चलानी है। वो हल्की सी नाराज होते हुए रसोई की तरफ चली गई। सौर्य मुस्कुराया और बाहर खड़ी अपनी मर्सिडीज की तरफ बढ़ गया, जहां काव्या पहले से ही कार के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पूरे रास्ते कार में एक भारी सन्नाटा था। काव्या अपने लैपटॉप पर उंगलियां चला रही थी, जैसे सौर्य वहां मौजूद ही ना हो। अंत में जब कार काव्या के ऑफिस की बिल्डिंग के सामने रुकी तो सौर्य खुद को रोक नहीं पाया। उसने बहुत ही कैजुअल अंदाज में स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां थपथपाते हुए काव्या की तरफ देखा। काव्या, एक बात कहूँ? सौर्य ने थोड़ा सा समझाते हुए लहजे में कहा। माँ थोड़े पुराने ख्यालों की है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने उसूलों की पक्की हो और तुम्हें खाना नहीं बनाना, लेकिन तुम बात को थोड़े प्यार से भी तो घुमा कर कह सकती थी। सुबह सुबह उन्हें ऐसा सीधा और कड़वा जवाब देना जरूरी था क्या?
काव्या की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर झटके से रुक गई। उसने लैपटॉप बंद किया और अपनी गर्दन घुमाकर सौर्य को एक ऐसी खूंखार, तीखी और गुस्से भरी नज़र से घूरा कि कार का माहौल अचानक से भारी हो गया। सौर्य बंसल, काव्या ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बिल्कुल ठंडे लेकिन खतरनाक लहजे में कहा, अगर तुम्हें शुगर कोटेड और झूठी मीठी मीठी बातें करने वाली बीवी चाहिए थी तो किसी और से शादी करनी चाहिए थी। मैं बातों को जलेबी की तरह गोल मोल नहीं घुमाती। जो सच है वो मुंह पर बोलती हूँ और मुझे तुम्हारे घर में किसी को इम्प्रेस करने का कोई शौक़ नहीं है। इससे पहले कि सौर्य एक लफ्ज़ भी बोल पाता, काव्या ने अपना बैग उठाया, कार का दरवाज़ा खोला और झटके से बाहर निकल गई। उसने कार का दरवाज़ा इतनी भयंकर ज़ोर से बंद किया कि सौर्य उसकी अपनी सीट पर हल्का सा पीछे हो गया। काव्या ने पलटकर सौर्य की तरफ देखा तक नहीं और अपने उसी गुरूर और भारी कदमों के साथ ऑफिस की कांच की बिल्डिंग के अंदर चली गई। सौर्य वहीं ड्राइविंग सीट पर बैठा उसे जाते हुए देखता रहा। अपनी बीबी की इस भयंकर अकड़ को देखकर उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके चेहरे पर एक बेहद जुनूनी और शैतानी मुस्कान फैल गई। जंगली बिल्ली कहीं की, उसने फुसफुसाते हुए कहा और अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली। वही काव्या अपने ऑफिस में बैठी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन पर फोकस था। सौर्य ने रास्ते भर उसे अपनी बातों से इरिटेट करने की कोशिश की थी, लेकिन काव्या ने अपने कानों में हेडफोन लगा लिए थे। दोपहर के 2 बज रहे थे। अचानक काव्या के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। काव्या ने मैसेज खोला। उसमें एक तस्वीर थी कॉलेज के दिनों की, जहां काव्या आरव के साथ एक कैफ़े में बैठी थी और आरव उसका हाथ पकड़े हुए था। तस्वीर के नीचे लिखा था, क्या हुआ मिसेज बंसल, अपने इस पुराने आशिक को भूल गई? आज शाम 5 बजे शहर के बाहर वाले पुराने खंडर गोदाम में अकेले आ जाना। साथ में 50 लाख रुपए कैश लेती आना, वरना ये तस्वीर और तुम्हारे मेरे प्यार के वो झूठे किस्से मैं सौर्य बंसल और पूरे मीडिया को भेज दूंगा। सोचो तुम्हारे अमीर पति को कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी शादी से पहले मेरे साथ क्या क्या करती थी। मैसेज पढ़ते ही काव्या की आंखों में खून उतर आया। उसके हाथ इतनी ज़ोर से कांपे कि फ़ोन उसके हाथ से फिसल कर मेज पर गिर गया। आरव, वो नीच इंसान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। वो काव्या को ब्लैकमेल कर रहा था। वो काव्या के चरित्र पर उंगली उठा रहा था। काव्या को रोना नहीं आ रहा था, उसे ऐसा भयंकर गुस्सा आ रहा था कि अगर आरव इस वक्त उसके सामने होता तो वह उसका गला घोट देती। तुम्हें क्या लगा आरव? काव्या ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे और मैं डर जाऊंगी। तुमने सच में शेरनी के मुंह में हाथ डाल दिया है। काव्या ने अपना लैपटॉप बंद किया और तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गई। शाम के 5 बज रहे थे। शहर के बाहर वो गोदाम बिल्कुल सुनसान था। आरव एक पुराने टूटी हुई कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंदी और लालची मुस्कान थी। तभी बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। गोदाम का बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा खुला और काव्या अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कोई पैसों का बैग नहीं था। उसकी आंखों में वो आग थी जो आज इस गोदाम को जलाकर राख करने वाली थी। अरे वाह, मिसेज बंसल आ गई। आरव अपनी जगह से खड़ा हुआ और ताली बजाने लगा। पैसे कहाँ हैं काव्या? मैंने 50 लाख मांगे थे। तुम्हारी औकात 50 लाख रुपए की भी नहीं है आरव। काव्या ने भारी कदमों से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। आरव की हंसी गायब हो गई। देख काव्या, ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत कर। तू जानती नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। वो तस्वीरें अगर मैंने सोशल मीडिया पर डाल दी तो तेरा वो रईस पति तुझे धक्के मार कर घर से निकाल देगा। तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। काव्या आरव के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाओगे? काव्या ने इतनी तेज आवाज़ में दहाड़ लगाई कि गोदाम की दीवारें गूंज उठी। मेरी इज्जत किसी आदमी के सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है आरव। मैं सौर्य बंसल से नहीं डरती तो तुमसे क्या खाक डरूंगी।
तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की जुर्रत कैसे की? काव्या ने अपना हाथ उठाया और आरव के गाल पर इतने भयंकर तमाचा जड़ा कि आरव का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधा जमीन पर जा गिरा। आह, पागल हो गई है तू! आरव ने अपना गाल पकड़े हुए चिल्लाया। काव्या ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली। मैं पागल ही हूँ आरव। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, मुझे धोखा दिया। यहाँ तक तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मेरी गरिमा और मेरे चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की। आज मैं तुम्हारी वो हालत करूँगी कि तुम जिंदगी भर ब्लैकमेल शब्द भूल जाओगे। आरव डर गया। उसने देखा कि काव्या सच में उसे मारने आ रही है। वो पीछे खिसका और चिल्लाया, रुक जा काव्या, मैं सच में वो तस्वीरें भेज दूंगा। मैं शौर्य का सब बता दूंगा। उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब सुन रहा हूँ। अचानक गोदाम के उस अंधेरे कोने से एक बहुत ही ठंडी, भारी और खौफनाक आवाज़ आई। आरव और काव्या दोनों ने झटके से मुड़कर देखा। शौर्य बंसल अपनी जेबों में हाथ डाले बहुत ही आराम से अंधेरे से बाहर निकल कर आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक शांति थी जिसे देखकर मौत भी रास्ता छोड़ दे। उसके पीछे उसके 10 हथियारबंद बॉडीगार्ड खड़े थे। काव्या हैरान रह गई। तुम यहाँ कैसे? मेरी बीवी इतने गुस्से में ऑफिस से निकले और मुझे खबर ना हो, यह कैसे हो सकता है? शौर्य ने काव्या की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसने अपनी नज़रें जमीन पर पड़े आरव पर टिका दी। तो तुम हो वो छछूंदर जो मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। शौर्य धीरे धीरे चलकर आरव के पास आया। शौर्य शौर्य सर, मेरी बात सुनिए। आरव हकलाते हुए हाथ जोड़ने लगा। ये लड़की आपको धोखा दे रही है। इसका और मेरा चक्कर था शादी से पहले, ये सिर्फ आपके पैसों के लिए। इससे पहले कि आरव अपनी बात पूरी कर पाता, शौर्य ने अपना भारी बूट सीधा आरव के सीने पर रखा और उसे इतनी ज़ोर से दबाया कि आरव की सांसें रुक गई। मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने का रेट सिर्फ 50 लाख। शौर्य ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बहुत ही नशीले और ख़तरनाक लहजे में कहा, यार तुमने तो मेरी बेइज्जती कर दी। मेरी बीवी की कीमत करोड़ों में है और तुम चिल्लर मांग रहे हो। शौर्य सर, मुझे छोड़ दीजिए। आरव खांसते हुए तड़पने लगा। शौर्य ने अपना पैर हटाया और मुड़कर काव्या की तरफ देखा। काव्या, शौर्य ने कहा, तुमने इसे सिर्फ एक थप्पड़ मारा। यह इंसान तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रहा था और तुमने इसे जिंदा छोड़ दिया। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मोहतरमा। काव्या ने शौर्य को देखा। उसे लगा था कि शौर्य उन तस्वीरों के बारे में सुनकर काव्या पर गुस्सा करेगा, उन पर शक करेगा, लेकिन शौर्य तो आरव की धज्जियां उड़ाने के लिए काव्या का ही साथ दे रहा था। काव्या के होठों पर एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने लोहे की रॉड फेंक दी और सीधे आरव के पास गई। उसने आरव का कॉलर पकड़ा और उसे घसीट कर खड़ा किया। यह मेरा मामला है शौर्य, इसे मैं खुद हैंडल करूंगी, काव्या ने शौर्य से कहा, शौक से। शौर्य ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया। काव्या ने आरव की आंखों में घूर कर देखा। तुम्हें लगता था ना कि मैं कमज़ोर हूँ? तुम्हें लगता था कि एक लड़की समाज और पति के डर से ब्लैकमेल हो जाएगी? कान खोलकर सुन लो आरव, शौर्य बंसल मेरा पति है, कोई भगवान नहीं जिससे मैं डरती फिरूं। और रही बात मेरी अतीत की, तो मुझे अपने अतीत पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। शर्मिंदगी तुम्हें होनी चाहिए जो औरतों की इज्जत का नाटक करके उनके पैसे लूटता है। काव्या ने आरव के पेट में अपना घुटना इतनी जोर से मारा कि आरव खून की उल्टी करते हुए दोबारा जमीन पर गिर पड़ा। काव्या मुड़ी और शौर्य की तरफ देखने लगी। मेरा काम हो गया, अब तुम इसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो। शौर्य की आंखों में काव्या के लिए जो इज्जत और जो पागलपन इस वक्त दिख रहा था, वह दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा था। उसे ऐसी ही एक निडर और बेबाक लड़की चाहिए थी। शौर्य ने अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया। इस कचरे को उठाओ। इसकी जो वो फर्जी कंपनी है उसे आज रात तक सील करवा दो। इसके सारे बैंक अकाउंट खाली कर दो और इसे शहर के उस हिस्से में फेंक आओ जहाँ से यह दोबारा कभी इस शहर में कदम रखने की हिम्मत ना कर सके। जी बॉस। गार्ड्स ने आरव को घसीटते हुए गोदाम से बाहर निकाल लिया। आरव की चीखें बाहर तक गूंज रही थी। गोदाम में अब सिर्फ शौर्य और काव्या बचे थे। बाहर अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। काव्या वहीं खड़ी थी। उसका सीना तेज तेज धड़क रहा था। आज उसने अपने अतीत के उस आखिरी पन्ने को भी फाड़ कर फेंक दिया था।
शौर्य धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। उसने अपनी कोट उतारी और उसे काव्या के कंधों पर रख दिया। तुमने मुझसे पूछा नहीं? काव्या ने अपनी आंखें उठाकर शौर्य को देखा। तुमने मुझसे उन तस्वीरों के बारे में एक सवाल भी नहीं पूछा। किसी भी आम पति का ईगो इस बात पर टूट जाता कि उसकी बीवी का शादी से पहले कोई अफेयर था। शौर्य ने एक बहुत ही गहरी लंबी सांस ली। उसने अपना हाथ काव्या के गाल पर रखा। काव्या, मैं कोई नॉर्मल पति नहीं हूँ। शौर्य की आवाज़ में अब वो घमंड नहीं बल्कि एक बहुत ही सुकून भरा नशा था। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तुमने उस कीड़े को क्यों छोड़ा था। तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी सच्चाई ने ही मुझे उस दिन बारिश में मजबूर किया था कि मैं तुम्हारे उस पागलों वाले शादी के प्रपोजल को हाँ कहूँ। मुझे ऐसी बीवी चाहिए ही नहीं थी जो मुझसे डरे। मुझे तुम चाहिए थी। तुम्हारी ये आग, तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारी ये बेबाकी, मैं इन सब का दीवाना हूँ। काव्या की आंखों में पहली बार आरव के धोखे के बाद किसी के लिए सच्चे आंसू आए। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू इस बात के थे कि उसे सच में एक ऐसा इंसान मिल गया था जो उसकी कमजोरियों को नहीं, उसकी ताकत को प्यार करता था। तुम सच में एक नंबर के पागल इंसान हो शौर्य बंसल। काव्या ने रोते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, और तुम उस पागल की इकलौती जंगली बिल्ली हो। शौर्य ने हंसते हुए काव्या को अपनी बाहों में खींच लिया। काव्या ने इस बार कोई लड़ाई नहीं की। उसने कोई धक्का नहीं दिया। उसने अपने दोनों हाथ शौर्य के गले में डाल दिए और खुद को पूरी तरह से शौर्य की उस मजबूत और महफूज पनाह में सौंप दिया। शौर्य ने काव्या की आंखों में देखा। उन दोनों के बीच की वो सारी लड़ाई, वो सारा एटीट्यूड, वो सारा गुस्सा इस एक पल में पिघल कर पानी हो चुका था। शौर्य ने बहुत ही नजाकत से लेकिन एक बेतहाशा जुनून के साथ अपने होठ काव्या के होठों पर रख दिए। वो किस कोई दिखावा नहीं था। उसमें वो सारी कसमकस, वो सारी तड़प और वो सारा पागलपन था जो वो दोनों शादी के पहले दिन से एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे थे। काव्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसी शिद्दत से शौर्य को चूमने लगी। बाहर की वो तेज बारिश और गोदाम का वो सन्नाटा उनकी इस नई और खूबसूरत शुरुआत को गवाह बन रहा था। अब मुझे सुबह लात मार कर मत गिराना मोहतरमा। शौर्य ने काव्या के होठों से अलग होते हुए उसके माथे से अपना माथा टिकाकर फुसफुसाते हुए कहा। वो तो इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम रात को कितनी तमीज़ से सोते हो मिस्टर बंसल। काव्या ने अपनी उसी पुरानी बेबाक और कातिलाना मुस्कान के साथ जवाब दिया। शौर्य जोर से हंस पड़ा। उसने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे बारिश में बाहर ले गया। उनकी कहानी किसी फेरी टेल जैसी नहीं थी। वो दोनों बिल्कुल अलग थे। एक जिद्दी, बेबाक और किसी से न डरने वाली लड़की और दूसरा शहर का सबसे खौफनाक और अमीर टाइकून। वो आगे भी लड़ने वाले थे। वो आगे भी एक दूसरे की ईगो को चैलेंज करने वाले थे। लेकिन उन सारी बहस, उन सारे गुस्से और उस पागलपन के बीच एक ऐसा प्यार पनप चुका था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ब्लैकमेलर या कोई भी झूठा इंसान नहीं तोड़ सकता था। काव्या ने सबको लाइन पर लाना सीख लिया था, लेकिन शौर्य ने काव्या के उस जंगली और बेबाक दिल को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।